नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। केजरीवाल के 2100 रुपए, मोदी राहुल के 2500 रुपए। अब जिस पर पब्लिक का भरोसा कि वो दे देगा वही बनेगा दिल्ली का विजेता। क्या आखिरी वक्त में दिल्ली वालों के लिए बीजेपी वो लाई जो केजरीवाल का गेम बिगाड़ देगा? क्या बीच चुनाव बीजेपी ने केजरीवाल के काम की तारीफ क्यों कर दी? बीजेपी नहीं, कांग्रेस की मुफ्त वाली योजनाएं केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाली हैं क्या? सबसे पहले आज इसकी बात होगी। फिर बात होगी सैफ अली खान के हमलावर की, उस पर वो खुलासा जो आपको हैरान कर देगा। सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाले ड्राइवर ने वो बताया कि कहानी में कैसे नया ट्विस्ट आया, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। साथ ही पाकिस्तान से भी खबर है, बुशरा बीबी का जादू टोना सब फेल, मियां इमरान के साथ पूरी जिंदगी की जेल। हीरे की वो अंगूठी जिसने इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल पहुंचा दिया, आज उसका चैप्टर भी। और महाकुंभ में करोड़ों लोग आए ही नहीं। योगी सरकार पर अखिलेश के दावे का सच क्या है? रबड़ी बाबा, कबूतर बाबा, रुद्राक्ष बाबा, IIT बाबा, महाकुंभ के वो अनोखे बाबा जिनको देखने के लिए भीड़ लग जा रही है, आज उनका भी चैप्टर। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की 300 करोड़ रुपए की 142 प्रॉपर्टी जब्त की है। ईडी ने यह एक्शन उस केस में लिया है जिसमें सीएम सिद्धारमैया पर आरोप है कि उन्होंने मूडा द्वारा अधिग्रहित करीब 3 एकड़ जमीन गलत तरीके से अपनी पत्नी के नाम आवंटित करवाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज भारत मंडपम में ऑटो एक्सपो का उद्घाटन किया। ऑटो एक्सपो 22 जनवरी तक चलेगा। इस बार के ऑटो एक्सपो में देश और दुनिया की 34 कंपनियां अपने मॉडल्स को शोकेस करेंगी। ऑटो एक्सपो का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत में जितनी गाड़ियां हर साल बिकती हैं, उतनी तो कई देशों की आबादी नहीं है भाई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ऑटो इंडस्ट्री 12% की ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से निशानेबाज मनु भाकर और शतरंज के खिलाड़ी डी गुकेश को सम्मानित किया। मनु भाकर ने ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था, जबकि डी गुकेश ने हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। मनु भाकर और गुकेश के अलावा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले हाई जंपर प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली अब रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली 13 साल बाद दिल्ली की रणजी टीम में शामिल हुए हैं। उन्हें अगले 2 मैचों के लिए रणजी टीम में चुना गया है। वहीं विकेटकीपर ऋषभ पंत भी 7 साल बाद टीम में लौटे हैं। हालांकि पंत को कप्तान नहीं बनाया गया। दिल्ली रणजी टीम की कप्तानी आयुष बडोनी करेंगे। 7 महीने से अंतरिक्ष में फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अपने साथी निक हेग के साथ स्पेस वॉक किए। सुनीता विलियम्स 7 महीने में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकली। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। यह सुनीता विलियम्स का पिछले 12 सालों में पहला और उनके करियर का 8वां स्पेस वॉक है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, केजरीवाल के 2100 रुपए या मोदी राहुल के 2500, जिस पर पब्लिक को भरोसा हो गया वही दिल्ली का विजेता बनेगा क्या? आखिरी वक्त में दिल्ली वालों के लिए बीजेपी वो लाई जो केजरीवाल का गेम बिगाड़ देगा क्या? बीच चुनाव बीजेपी ने केजरीवाल के काम की तारीफ क्यों कर दी? बीजेपी नहीं, कांग्रेस की मुफ्त वाली योजनाएं केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाली है क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर। दिल्ली की लड़ाई में अब खुला खेल फर्रुखाबादी शुरू हो गया है। सारी पार्टियों ने नैतिकता को साइड में बैठा दिया है। पूरा चुनाव खुलकर अब इस पर आ गया है कि कौन सबसे ज्यादा मुफ्त के वादे कर सकता है। बॉस, दिल्ली में मुफ्त के वादों की होड़ लग गई है। वो 3 इडियट में नहीं था, फ्री फ्री फ्री, वैसा वाला चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में चुनाव नहीं, कोई मुफ्त 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 वाली सेल लगी हुई। अभी तक रेवड़ी बांटने वाली योजना में अरविंद केजरीवाल सबसे आगे दिखते थे, फिर पीछे पीछे कांग्रेस दौड़ रही थी। आज से बीजेपी भी इस रेस में कूद गई। बीजेपी ने सबको सरप्राइज करते हुए दिल्ली चुनाव में पहला बड़ा धमाका कर दिया। बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर सबको चौंका दिया।
बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की घोषणा कर दी। कमाल की बात यह है कि योजनाओं को लेकर यह बीजेपी का सिर्फ ट्रेलर है। अभी कई चरणों में अलग अलग सरप्राइजेस आने वाले हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा मारामारी तो महिला वोटर्स को लेकर मची है। इस मारामारी में बीजेपी ने अपना झंडा सबसे ऊपर गाड़ दिया। आज बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने इसे महिला समृद्धि योजना का नाम दिया है। अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसा ही ऐलान किया है। महिला सम्मान योजना के तहत वो कह रहे हैं कि मैं 2100 रुपए दूंगा। कांग्रेस प्यारी दीदी योजना लेकर आई है। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की बात कांग्रेस भी कर रही है। यानी बीजेपी और कांग्रेस कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, केजरीवाल कह रहे हैं हम 2100 रुपए देंगे। यानी महिलाओं को आर्थिक मदद देने के मामले में कोई पार्टी पीछे नहीं, फ्री वाली योजनाओं का ऐलान करने में कोई पीछे नहीं। दिल्ली में आए सरकार किसी की भी, यानी दिल्ली में आए किसी की भी सरकार फ्री की बहती रहेगी बाहर। अब मामला यही हो चुका है। एक बार सुनिए महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पहले से चल रही योजनाओं पर क्या कहा। फिर बताता हूं कि दिल्ली के लिए बीजेपी के पहले सरप्राइज में ऐसा क्या क्या है जो केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा सकता है। अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, आपने फ्री तो कर दिया, लेकिन बसेस कितनी बढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कितनी बढ़ाई। सो लास्ट माइल डिलीवरी, इसलिए हम उसको सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। वी विल एलिमिनेट ऑल द स्कोप्स ऑफ करप्शन जिस पर आपदा पार्टी थ्राइव करती है। इनके लिए जन कल्याण ये नीतियां नहीं है, ये भ्रष्टाचार कमीशन का मिशन है। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का बड़ा ऐलान करके बीजेपी गदगद है। इस ऐलान से बीजेपी में नया जोश आ गया है और इसके पीछे की वजह भी है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसा ही ऐलान किया था। हरियाणा के चुनाव में 2100 रुपए और महाराष्ट्र में 1250 रुपए देने का वादा हुआ था। दोनों ही राज्यों में बीजेपी को उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी जीत मिली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी इसी तरह की स्कीम ऑलरेडी चला रही है। ये योजनाएं उन राज्यों में बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हुई हैं। हालांकि बीजेपी के ऐलान को अरविंद केजरीवाल हल्के में ले रहे हैं, कम से कम कैमरे के सामने। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी को तो 10,000 रुपए देने का ऐलान करना चाहिए था। सुनिए अरविंद केजरीवाल को, फिर बताऊंगा कि अपने पहले सरप्राइज में बीजेपी ने दिल्ली के लिए और क्या क्या ऐलान किया। मेरे को यह आश्चर्य हो रहा है, जब उनकी सरकार ही नहीं बन रही, उनको भी पता उनकी सरकार नहीं बन रही, तो थोड़ा सा यार विजन थोड़ा बड़ा रखते, 2500 की जगह 5000 दे देते, 10,000 का ऐलान ही तो करना था, कुछ भी कर देते ऐलान। वो भी मतलब इतनी संकीर्ण मानसिकता इनकी, वो भी इनका मतलब 2500 से ऊपर नहीं गए। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र का आज पहला पार्ट जारी किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में जो बाकी बड़े ऐलान हैं, उसमें पहला है महिला समृद्धि योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की मदद देना। दूसरा है हर गरीब परिवार की महिला को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देना, होली दिवाली में एक सिलेंडर फ्री में देना। तीसरा है बीजेपी की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करना। इसमें 5 लाख का अतिरिक्त हेल्थ कवर मिलेगा, यानी दिल्ली वालों को कुल 10 लाख का हेल्थ कवर मिल जाएगा। चौथा, सभी सीनियर सिटीजन्स को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ओपीडी सेवा और जांच के लिए होने वाले टेस्ट भी मुफ्त होंगे। पांचवां, सीनियर सिटीजन्स की पेंशन 2000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए महीना करना और 70 साल से ज्यादा के सीनियर सिटीजन्स, विधवा और बेसहारा महिलाओं की पेंशन 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए महीना करना। छठा ऐलान बीजेपी ने किया कि झुग्गियों में अटल कैंटीन बनाएंगे, जिसमें सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक भोजन की सुविधा मिलेगी। संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने पर पहले से चल रही पब्लिक वेलफेयर की सारी स्कीम्स को जारी रखने का भी ऐलान किया। सुनिए एक बार। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं,
वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। यानी दिल्ली को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि दिल्ली में जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो स्कीम चल रही हैं उसे बीजेपी जारी रखेगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जन कल्याण की योजनाएं आप कह रहे हैं, इसका मतलब केजरीवाल जन कल्याण का काम कर रहे हैं। यह आम आदमी पार्टी कह रही है। जैसे दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिल रही है, बीजेपी की सरकार बनी तो यह स्कीम जारी रहेगी। दिल्ली में 20,000 लीटर तक फ्री पानी मिलता है, बीजेपी की सरकार में भी मुफ्त पानी मिलता रहेगा। हालांकि बीजेपी का तर्क यह है कि केजरीवाल जो जन कल्याण की योजनाएं चला रहे हैं उसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। बीजेपी इस लीकेज को बंद करेगी और योजनाओं को ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करेगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि केजरीवाल तो खैरात बांट रहे हैं, बीजेपी की बात अलग है। सुनिए एक बार वीरेंद्र सचदेवा को कि ये सब तर्क देकर भी बीजेपी कैसे कुछ सवालों से बच नहीं सकती, वो भी आपको दिखाऊंगा। जमानत पे छूटे हुए अपराधी अरविंद केजरीवाल, रेवड़ी और विकास का फर्क तुम नहीं समझ पाओगे। खैरात और सशक्तिकरण का फर्क तुम नहीं समझ पाओगे। अरविंद बाबू, आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप खैरात बांट रहे हैं, और हम जब बात करते हैं या माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते हैं तो हम संपूर्ण समाज को साथ लेकर समग्र विकास की बात करते हैं, वर्ग विशेष के सशक्तिकरण की बात करते हैं, सुविधाओं के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति को खड़ा करने की बात करते हैं। ये आपकी समझ में नहीं आएगा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि केजरीवाल की समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो कईयों की समझ में नहीं आएगा। 2100 रुपए देना अगर खैरात बांटना है तो 2500 रुपए देना जन कल्याण कैसे है, ये पब्लिक को अब ऐसे ही समझ में नहीं आएगा सर। क्योंकि आप 2500 दे या दूसरा 2100 दे, वो जाता टैक्स पेयर की जेब से ही है। और कल तक जिसको बताया कि गलत काम है, इससे अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, वही काम आज करके आप कह रहे हैं कि ये लोगों के विकास का काम है, तो पब्लिक कैसे समझेगी? क्योंकि बीजेपी सिर्फ ये तर्क देकर बच नहीं सकती। अगर बीजेपी मुफ्त बिजली देगी, मुफ्त पानी देगी, तो फिर ये सवाल उठेंगे ही कि कल तक बीजेपी मुफ्त के वादों के लिए अरविंद केजरीवाल को किस मुंह से कोस रही थी। लेकिन आज बीजेपी खुद वैसे ही ऐलान कर रही है। दूसरी बात, बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी। यानी आप खुद मान रहे हो कि केजरीवाल जन कल्याण की योजनाएं चलाते रहे। तीसरी बात यह है कि बीजेपी अगर दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी देगी तो फिर बीजेपी के दूसरे राज्यों में भी यही मांग उठेगी। तब बीजेपी क्या करेगी बॉस? क्योंकि आज तक चाहे वो एसबीआई की रिपोर्ट हो, चाहे दूसरी जितनी रिपोर्ट्स आई, उसमें ये फ्रीबीज को खराब बताया गया। अब आप एक जगह दीजिएगा तो 10 जगह सवाल उठेगा कि हमारे यहां क्यों नहीं मिलेगा, सारे लोग दिल्ली थोड़े रहने आएंगे। यही बात अरविंद केजरीवाल ने भी पकड़ ली, बीजेपी को घेर लिया। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में यह कहा कि बीजेपी ने खुलेआम स्वीकार कर लिया कि दिल्ली में केजरीवाल की ढेरों कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। एक बार केजरीवाल को सुनिए, फिर बताता हूं कि बीजेपी की घोषणाओं पर बोलकर केजरीवाल खुद कैसे फंस गए। प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करे कि उनकी इस पे सहमति है, और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। मोदी जी कहें कि फ्री रेवड़ी देश के लिए नुकसान नहीं है बल्कि भगवान का प्रसाद है। तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए? केजरीवाल का काम तो केजरीवाल ही ज्यादा सही करेगा। बीजेपी की घोषणाओं पर हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल दोनों बातें एक साथ कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि बीजेपी का पूरा संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हीं के घोषणा पत्र को कॉपी कर लिया है। अब दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? अगर झूठ बोल रहे हैं तो फिर इसका मतलब आपका घोषणा पत्र भी झूठा है। लेकिन चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल उस पर अपना माहौल बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को सुनिए कि वो इस पर आगे क्या कहते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि दिल्ली में योजनाओं की रेस में अभी कौन आगे चल रहा है। कांग्रेस तो अलग अलग लेवल की चीजें लेकर आई है। तो एक लाइन के अंदर अगर इनका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाए तो वो यही है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है,
भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के काम की सराहना करती है और अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो केजरीवाल का काम जारी रखेंगे। भाई आपके पास क्या विजन है? आप नया क्या करोगे? आपके पास दिल्ली का क्या विजन है? आपके पास दिल्ली की क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है इन लोगों के पास। बस हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर, वो हमारी गारंटी के ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी ने दिल्ली में वादों का जो पिटारा खोला है उससे अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि अब तक तो दिल्ली के चुनाव का पैटर्न यही है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता पीएम मोदी को भर भर के वोट देती है और विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को भर भर के वोट मिल जाते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की मुफ्त बिजली पानी जैसी योजनाओं का फायदा केजरीवाल को मिल जाता है। इस बार बीजेपी ने भी ऐसे ही वादों की झड़ी लगा दी। ऐसे में दिल्ली की जनता को यह लग सकता है कि जब केजरीवाल वाली योजनाएं बीजेपी भी दे रही है और पीएम मोदी की गारंटी तो है ही, तो फिर क्यों ना विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी के नाम पर ही बीजेपी को वोट दे दें? क्यों केजरीवाल को दें? फिर दूसरी बात, इस बार कांग्रेस ने भी मुफ्त के बड़े बड़े वादे किए हैं। दिल्ली की जनता ने 15 साल कांग्रेस का राज देखा हुआ है शीला दीक्षित के जमाने में। अगर कांग्रेस का वोट शेयर जरा भी बढ़ा तो सीधा नुकसान केजरीवाल को होगा, क्योंकि केजरीवाल को बंपर जीत इसलिए भी मिलती है क्योंकि वो कांग्रेस का सारा वोट शेयर खा जाते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दो तरफ से तलवार उनकी तरफ खड़ी है, बीजेपी के मुफ्त के वादों की और कांग्रेस के मुफ्त के वादों की। मुफ्त के वादों को लेकर बीजेपी और केजरीवाल आमने सामने, दोनों ही पार्टियां एक जैसे वादे कर रही। हालांकि बीजेपी ने केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल उठाकर यह मैसेज भी दिया कि वो आंख बंद करके केजरीवाल के हर मॉडल को कैरी नहीं करने वाली। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोहल्ला क्लिनिक को भ्रष्टाचार का अड्डा बता दिया। इस पर केजरीवाल ने यह कह दिया कि बीजेपी की सरकार आई तो ये तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। सुनिए क्या हुआ आज। इनका मोहल्ला क्लिनिक डेन ऑफ करप्शन, डेन ऑफ इनएफिशिएंसी, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं मैं, ये भ्रष्टाचार का अड्डा, ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम। इनके मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्रॉडुलेंट लैब टेस्ट हुए हैं, फ्रॉड हुआ है और उसी तरीके से लगभग 300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। हमारी सरकार आने पर इन सब की जांच पूरी तरीके से होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। नड्डा जी ने आज अपने संकल्प पत्र में तो ऐलान कर दिया कि मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे दिल्ली में। मुझे बेहद दुख है। आज हम सारी दिल्ली में जाके पूछेंगे लोगों से मोहल्ला क्लिनिक चाहिए कि नहीं चाहिए। जो जो मोहल्ला क्लिनिक के पक्ष में आम आदमी पार्टी को वोट दो और जो जो चाहते हैं मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए जाएं वो बीजेपी को वोट दो। इधर बीजेपी ने अपने वादों का पिटारा खोला, उधर आज अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी। यह लेटर मेट्रो में सफर करने वाले छात्रों को किराए में छूट देने के लिए लिखा गया। अरविंद केजरीवाल ने मांग रखी कि मेट्रो में ट्रैवल करने वाले स्टूडेंट्स को किराए में 50% की छूट दी जाए। केजरीवाल ने कहा कि मेट्रो ट्रेन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच 50% की भागीदारी पर चलने वाली परियोजना है, इसलिए स्टूडेंट्स को छूट देने पर जो खर्च आएगा उसे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आपस में बांट लें। इस लेटर को लिखने के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा कर दी कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो मेट्रो में छात्रों के किराए 50% का डिस्काउंट मिलेगा और छात्रों के लिए दिल्ली में बस का सफर मुफ्त होगा। अब इस पर भी पब्लिक सवाल पूछ रही है कि 10 साल से आपकी सरकार है, आपको अब चुनाव के वक्त याद आया कि छात्रों को जो है 50% डिस्काउंट देना चाहिए मेट्रो में, या उनको बस में फ्री सफर कराना चाहिए महिलाओं की तरह? सब पे सवाल है बॉस, किसी को आप छोड़ ही नहीं सकते। दिल्ली में फ्री की रेवड़ी बांटने में कोई पीछे नहीं है। आप कांग्रेस को देख लीजिए, वो अलग लेवल पर खेल रही है। कांग्रेस ने फ्री राशन किट देने का वादा कर दिया है। इस किट में 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, 6 किलो दाल, 250 ग्राम चाय पत्ती। इसके अलावा कांग्रेस ने 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का ऐलान कर दिया है। युवा उड़ान योजना के तहत अप्रेंटिसशिप के नाम पर युवाओं को 1 साल तक हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की भी बात कर रही है। मतलब जिसको जो समझ में आ रहा है ना बॉस, कह रहा ये ले जाओ ना यार, ले जाओ, मेरे घर का पंखा उतार के ले। अपने घर का हालांकि देंगे नहीं, ये सारा ये लोग जो देंगे, कोई पार्टी हो बॉस, वो सब हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे से देंगे। अपने घर से देते तो कोई बात थी, 2500 और 2100 क्या 2-2 लाख ना दे दीजिए, लेकिन आप और हम जाएंगे, कमा के लाएंगे, भर भर के टैक्स भरेंगे, तब जाके ये सब बटेगा।
हमने आपको पाठशाला में पहले भी बताया था कि दिल्ली का यह चुनाव मुफ्त की योजनाओं पर ही लड़ा जाएगा, और वही हो रहा है। सारी पार्टियों में यही रेस लगी है। मुफ्त बिजली का वादा, आम आदमी पार्टी कह रही है हम 200 यूनिट दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम मौजूदा सरकार की योजना जारी रखेंगे, कांग्रेस कह रही है ये तो जारी रखेंगे, हमसे 300 यूनिट ले लो ना। क्या चल रहा है? मुफ्त पानी को लेकर तीनों पार्टियों ने जो वादे किए उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी 20,000 लीटर पानी मुफ्त देगी। बीजेपी कह रही है मौजूदा सरकार की योजना जारी रखेंगे, कांग्रेस ने अभी घोषणा ही नहीं की। मुफ्त इलाज को लेकर जो वादा किया गया उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी 60 प्लस के सभी लोगों को मुफ्त इलाज देगी। बीजेपी आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देगी। कांग्रेस कह रही है 10 लाख 25 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दूंगा। अरे भाई, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के वादे में चुनावी वादे जो है वो भी चमक रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने हालांकि इस पर अभी कुछ नहीं कहा है। बीजेपी कह रही है गरीब परिवार की महिला को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, होली दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री देंगे। कांग्रेस कह रही है 500 रुपए में सिलेंडर और फ्री राशन किट देंगे। बुजुर्गों की पेंशन को लेकर जो ऐलान है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी हर महीने 2500 रुपए देगी। बीजेपी 60 से 70 साल के बुजुर्गों को 2500 रुपए पेंशन देगी। कांग्रेस ने अभी घोषणा नहीं की। मतलब बॉस, दिल्ली में ऐसे झाड़ दीजिए नेता का जेब तो फ्री गिर रहा है, तुम भी उठा लो फ्री का वादा, वैसा वाला मामला है। इन वादों को देखकर यही लग रहा है कि जैसे दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहा बल्कि आईपीएल का ऑक्शन हो रहा है। वोटर्स की बोली लग रही है, हर पार्टी अपना प्राइस बता रही है। यानी फिर इसे यूं समझ लीजिए कि दिल्ली के चुनाव में वोटर्स का समर्थन पाने के लिए बिग बिलियन सेल टाइप कुछ चल रहा है। जो ज्यादा डिस्काउंट देगा उसे वोट मिलेगा। दिल्ली के वोटर्स के लिए सभी पार्टियों ने खजाने खोल दिए, लेकिन इन मुफ्त के वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा? हाल ही में फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उसे सभी पार्टियों को याद करना चाहिए। जजों की सैलरी पेंशन से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसे हैं, जजों की सैलरी और पेंशन देने के लिए नहीं है। राज्य सरकारों के पास उन लोगों के लिए पूरा पैसा है जो कुछ नहीं करते, लेकिन जब जजों की सैलरी की बात आती है तो ये वित्तीय संकट का बहाना बनाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह मौखिक टिप्पणी तब की जब अटॉर्नी जनरल ने यह दलील दी कि सरकार को जुडिशियल ऑफिसर्स की सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर फैसला लेते वक्त वित्तीय बाधाओं पर विचार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठा चुका, और हम आपको पाठशाला में खुद बता चुके हैं भाई कि यह फ्रीबी वाला मॉडल देश के लिए कितना खतरनाक है, लेकिन चल रहा है दिल्ली में। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस की मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी भी जोर ठोक रहे हैं। अब खबर है कि 20 जनवरी को राहुल गांधी नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार करेंगे। नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। दिल्ली में प्रचार करते हुए राहुल गांधी शीला दीक्षित की सरकार में किए गए काम को याद दिलाकर वोट मांग रहे हैं। संदीप दीक्षित के लिए प्रचार कर राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के उस आरोप का भी जवाब देंगे जिसमें यह कहा गया था कि संदीप दीक्षित को उतारने के लिए के पीछे तो बीजेपी है, बीजेपी संदीप दीक्षित को फंड कर रही है। नई दिल्ली सीट पर प्रचार करके राहुल गांधी ये मैसेज भी देंगे कि कांग्रेस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नरमी बरतने के मूड में नहीं है। उधर अरविंद केजरीवाल भी यही मॉल बना सकते हैं कि नई दिल्ली सीट पर उनके खिलाफ प्रचार करके राहुल गांधी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। जब यूपी में उपचुनाव हुए थे तो अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 सीट देने को तैयार हुए थे। इस पर अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे बल्कि खुद को चुनाव से अलग कर लिया था। लेकिन केजरीवाल के केस में कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है। केजरीवाल के खिलाफ तो खुद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसी से आम आदमी पार्टी भड़की हुई और कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करने की मांग कर रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुनिए, वो कह रहे हैं कि गठबंधन रहे या नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, फ्यूचर इंडिया अलायंस का क्या रहे और क्या नहीं रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्यूचर दिल्ली के बच्चों का क्या रहेगा ये महत्वपूर्ण है, और दिल्ली के बच्चों का फ्यूचर तो अरविंद केजरीवाल ही बना सकते हैं अच्छी एजुकेशन देके। दिल्ली के लोगों को स्वस्थ रख के उनका फ्यूचर अरविंद केजरीवाल ही सेव कर सकते हैं। हमारी लड़ाई तो लोगों के फ्यूचर की है। अलायंस, पार्टी, लीडर इनके फ्यूचर की चिंता क्यों करते हैं? चिंता ये कीजिए कि दिल्ली के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी हर कोई बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, लेकिन आखिर में मामला कहां आके फंसा? फ्रीबी। एक बार के लिए दिल्ली के वोटर्स को भी सोचना चाहिए। मैं उनसे भी कहूंगा
कि देश में इतनी जगह चुनाव होते हैं, लेकिन आप सोचिए दिल्ली में ऐसे फ्री 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 की मारामारी क्यों मचती है कि सबको लगता है कि ऐसे ही करना चाहिए। क्यों वो पार्टी जो खुद कहती रही कि फ्रीबीज देश के लिए खतरा है, उसको भी आज फ्रीबी के मॉडल पर उतरना पड़ गया है दिल्ली में। यह दिल्ली के वोटर को भी सोचना चाहिए। क्यों उस पार्टी को भी लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को टक्कर देनी है तो फ्री में देना होगा, नहीं तो मामला चलेगा नहीं। यह दिल्ली के वोटर को भी सोचना चाहिए। खैर, दिल्ली का चुनावी सस्पेंस तो जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन एक और सस्पेंस है। पाठशाला में अगली क्लास, सैफ अली खान के हमलावर पर बड़ा खुलासा। घर के अंदर कैसे घुसा, इसका राज खुल गया। 2 मिलीमीटर से बची सैफ की जान, हो सकते थे जिंदगी भर के लिए अपाहिज। साथ ही सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर ने ऐसा क्या बताया जिससे पूरी कहानी में ट्विस्ट आया, अब इसका चर्चा। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान उन पर हुए हमले का राज गहरा होता जा रहा है। सैफ के घर में घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया गया था। इस घटना को लेकर कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही, क्योंकि अभी तक पुलिस पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं बता पा रही। पुलिस अभी जांच ही कर रही है, पूछताछ कर रही है, लोगों को हिरासत में भी ले रही है, लेकिन अब भी कई सवाल हैं जिनके जवाब सामने नहीं आए। सैफ अली खान पर हमले का मामला उलझता ही जा रहा है। जैसे अगर आप देखें, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, बाद में वो आरोपी निकला ही नहीं। मेड ने बताया कि आरोपी ने हेक्सा ब्लेड से हमला किया था। हेक्सा ब्लेड वैसे नुकीला रहता है, ऐसे आरी जैसा काटने के लिए। बाद में सैफ के शरीर से वेजिटेबल नाइफ का टुकड़ा मिला जिससे सब्जी काटते हैं। यह डिफरेंस कैसे है? मेड के मुताबिक आरोपी को कमरे में बंद कर दिया था। बंद कमरे से आरोपी फरार कैसे हो गया? पहले यह कहा गया कि सैफ को अस्पताल इब्राहिम लेकर गए थे उनके बड़े बेटे। अब पता चल रहा है कि तैमूर 5-6 साल का जो बेटा है, उसके साथ सैफ खुद अस्पताल गए थे। इसी तरह के कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहा है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में लगातार अपडेट्स भी आ रहे हैं, जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ आज बताऊंगा। अभी तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमलावर आखिर सैफ अली खान के घर तक पहुंचा कैसे? यह है वो हमलावर। सैफ अली खान का घर बांद्रा के सतगुरु शरण अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पर है। बांद्रा इलाका वैसे ही काफी सिक्योर इलाका माना जाता है। बॉलीवुड की कई हस्तियां यहां रहती हैं, जिस पर बिल्डिंग में सैफ अली खान भी रहते हैं, और वो भी हाई सिक्योरिटी से लेस। इसके बाद भी आरोपी सैफ के घर तक पहुंच गया, तो इसका जवाब अब सामने आ रहा है। सैफ पर हमला करने वाले आरोपी का एक और सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें वो सीढ़ियों से ऊपर जाता दिख रहा है। ये देखिए, चेहरे पर नकाब है और पीठ पर बैग है। ध्यान से देखने पर दिखता है कि कैसे चोरी छिपे और दबे पांव आरोपी ऊपर जा रहा है। हमलावर रात 1:37 पर अंदर आया और रात 2:33 पर फरार हुआ। ये दोनों फुटेज आपके सामने है। बाईं तरफ की तस्वीर है जब वो अंदर आया है घर में, और दाईं तरफ जब वो बाहर निकला है। यानी 56 मिनट तक वो बिल्डिंग और सैफ के घर में था। एक बात और गौर करने वाली है कि जब आरोपी सीढ़ियों से जा रहा था तो उसके पैर में जूते नहीं थे, लेकिन जब वो नीचे आया तो उसने जूते पहने हुए थे। ऊपर जाते समय उसके मुंह पर नकाब था, नीचे आते समय नकाब नहीं था। सैफ अली खान पर हमला करने वाले को पुलिस तलाश रही है और हमलावर ने अपना हुलिया बदल लिया, ऐसा कहा जा रहा है। सैफ के हमलावर की नई तस्वीर आप देखिए। यह तस्वीर बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। इसमें हमलावर का हुलिया बिल्कुल बदला हुआ दिख रहा है। उसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है, उसके कंधे पर बैग है और वो हाथ बांधकर जाता हुआ दिखता है। आरोपी जिस तरह सीढ़ियों से गया और फिर नीचे आया, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपी को लेकर कई तरह की थ्योरीज की चर्चा है। एक थ्योरी यह भी चल रही है कि आरोपी को पहले से सैफ अली खान और उनके घर के बारे में पूरी जानकारी थी, क्योंकि आरोपी सीढ़ियों से दबे पांव गया, शोर ना हो इसलिए जूते भी नहीं पहने। आरोपी को पूरी बिल्डिंग के लेआउट के बारे में अच्छे से जानकारी थी, ऐसा लगता है। आरोपी को पता था कि सैफ अली खान के घर तक कैसे पहुंचना है। यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी काफी पहले से इमारत के अंदर था और इसलिए सीढ़ियों के अलावा किसी और सीसीटीवी फुटेज में कैद नहीं हुआ। इमारत के सिक्योरिटी गार्ड ने भी आरोपी को आते जाते नहीं देखा। हालांकि ये सिर्फ थ्योरीज हैं और इसमें कितनी सच्चाई है इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी ने बड़े ही शातिराना अंदाज में पूरी घटना को अंजाम दिया। इसी लाइन पर पुलिस भी जांच कर रही है। सवाल वही है कि क्या हमलावर को बिल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी थी? अभी तक की जांच में जो निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक हमलावर पड़ोस की बिल्डिंग से बाउंड्री वॉल को लांघकर सैफ की बिल्डिंग में दाखिल हुआ था।
उसके बाद पार्किंग एरिया से सटे फायर शाफ्ट के जरिए कुछ फ्लोर तक पहुंचा। फिर उसने फायर शाफ्ट को छोड़कर सीढ़ियों के जरिए 10वें फ्लोर तक पहुंचने का काम किया। 10वें फ्लोर से आरोपी पाइपलाइन डक्ट के सहारे सैफ के बेटे के बेडरूम में पहुंचा कहा जा रहा है। पाइपलाइन डक्ट के सहारे आरोपी बेडरूम के बाथरूम तक आया। बाथरूम की लाइट ऑन होने और आवाज होने पर सैफ अली खान के घर की जो मेड थी उसकी नींद खुल गई। पुलिस को बाथरूम और डक्ट के पास आरोपी के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। सैफ के घर से भागते समय 6ठी मंजिल पर लगे सीसीटीवी में उसका चेहरा कैद हुआ। हालांकि अभी तक पुलिस ने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि आरोपी इसी तरह से सैफ के घर पहुंचा था या नहीं। पुलिस अभी भी जांच कर रही है और सबूत तलाश रही है, जिसके बाद पुख्ता तौर पर दावा किया जा सकेगा कि आखिर हुआ क्या था। जिस फायर शाफ्ट और पाइपलाइन शाफ्ट की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि आरोपी फायर शाफ्ट के सहारे सैफ के घर पहुंचा, वो दरअसल होता क्या है वो भी समझिए। फायर शाफ्ट वो हिस्सा होता है जहां आग बुझाने के लिए जरूरी उपकरण होते हैं। आपने भी देखा होगा अपार्टमेंट वगैरह में ऐसा एक खिड़की नुमा दरवाजे नुमा हिस्सा होता है जहां इस तरह से आग बुझाने वाले उपकरण होते हैं। हर फ्लोर पर फायर शाफ्ट का दरवाजा होता है जिसमें पानी की पाइप होती है। फायर होज रखा होता है। आग लगने पर इसी फायर होज के जरिए आग को बुझाया जाता है। इसी तरह से हर ऊंची इमारत में पाइपलाइन शाफ्ट भी होता है। इसी शाफ्ट के जरिए इमारतों में पाइप्स को ऊपर तक ले जाया जाता है। यह शाफ्ट इसलिए होता है जिससे पाइपलाइन में कोई गड़बड़ी आ जाए तो प्लम्बर या मजदूर उसे ठीक कर सके। अब सवाल यह भी है कि सैफ के घर में बच्चों के बेडरूम से आरोपी फरार कैसे हुआ, क्योंकि सैफ अली खान की मेड ने पुलिस को जो बताया उसके मुताबिक हमले के बाद सैफ और बाकी लोग कमरे से निकल गए थे और आरोपी को कमरे में बंद कर दिया था। कमरा बाहर से बंद था और बाद में जब कमरा खोला तो आरोपी वहां था नहीं, वो फरार हो चुका था। आखिर बंद कमरे से आरोपी फरार कैसे हुआ, इस पर पुलिस का कहना है कि कमरे में बंद होने के बाद आरोपी बाथरूम में गया, वहां पाइपलाइन शाफ्ट के सहारे नीचे उतरा। 2-3 फ्लोर नीचे आने के बाद आरोपी ने शाफ्ट छोड़ दिया और फायर एस्केप के लिए बनी सीढ़ियों से फरार हो गया। यानी जिस रास्ते से आरोपी घुसा था उसी रास्ते से फरार हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आरोपी को बिल्डिंग से निकलते समय किसी ने देखा क्यों नहीं। पुलिस इसका भी जवाब तलाश रही है। इसी तरह की और भी चर्चाएं चल रही। पुलिस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर यह चोरी का मामला है तो अभी तक आरोपी पकड़ा क्यों नहीं गया। पुलिस ने आज इस मामले की जांच के लिए एक शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। यह उसी आदमी की तस्वीर है। जैसे ही इस आदमी को पुलिस ने पकड़ा तो हल्ला मच गया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यह आदमी आरोपी था ही नहीं। पुलिस ने खुद इसे पूछताछ के लिए बुलाया था। इसका नाम वारिस अली है और यह कारपेंटरिंग का काम करता है, यानी लकड़ी वकड़ी का काम करता है। वारिस अली सैफ के घर पर फर्नीचर का काम करने के लिए गया था। सुनिए वारिस अली की पत्नी ने क्या बताया। अरे करते नहीं थे, पहला दिन लगा हुआ था। काम चालू किया था पहला दिन, उसी दिन काम चालू किए थे। तो फिर मेरे आदमी उठ के चले गए, तो फिर वो पुलिस के साथ में मतलब वहाँ से मिले थे। पुलिस उनके घर से लिए बात सिर्फ पूछताछ के लिए लिए गए, बस और कुछ। अब क्या बोला, आप अंदर गए मिलने मुलाकात मैं मिलने के लिए गए। मैं बोली मेरे हस्बैंड से मिल लेने दीजिए, तो खाली मेरे को दूर से शकल दिखा दीजिए। तो बोले चालू है, अभी मिल नहीं सकते, आप लोग घर जाइए, आज ऊपर से ऑर्डर आएगा तो छोड़ देंगे। यानी वारिस अली सैफ अली खान के घर पर काम करने के लिए गया था। बिल्डिंग में मजदूरों का आना जाना लगा रहता था। इसी को लेकर एक और थ्योरी की चर्चा चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आपसी दुश्मनी का मामला हो। कहा यह भी जा रहा है कि बिल्डिंग परिसर में कुछ दिनों से काम चल रहा था। सैफ अली खान की किसी मजदूर से कुछ बहस भी हुई थी। हो सकता है उसी मजदूर ने घटना को अंजाम दिया हो। सीसीटीवी में घटना के 2 घंटे पहले बिल्डिंग में बाहर से कोई अंदर जाता हुआ हालांकि नहीं दिखा। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है और बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ की गई है। सैफ के घर में काम करने वालों से भी पूछताछ हुई है। हमलावर ने सैफ अली खान पर चाकुओं से हमला किया था, जिसमें सैफ अली खान को 6 जख्म लगे। हमलावर ने सैफ अली खान को पूरी ताकत से चाकू मारा। सैफ के गले में लंबा घाव हुआ। उनकी पीठ में चाकू घोंप दिया था, जिससे चाकू का 2.5 इंच का हिस्सा टूटकर सैफ अली खान के शरीर में फंस गया। उस चाकू की तस्वीर देखिए बॉस, इतना हिस्सा सैफ अली खान के शरीर से निकला है चाकू का, जिसे लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने निकाला। यह चाकू सैफ की रीढ़ की हड्डी से कुछ ही मिलीमीटर की दूरी पर रह गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर 2 मिलीमीटर चाकू अंदर और चला गया होता तो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकता था, जिससे सैफ अली खान जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते थे। सुनिए डॉक्टर्स को, फिर आपको बताऊंगा इस केस से जुड़े 2 और खुलासों के बारे में। बहुत फॉर्चुनेट है, 2 मिलीमीटर से बच गया।
जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गए, तो उनकी एक अच्छी वो है। सैफ अली खान फिलहाल ठीक है और आईसीयू से स्पेशल रूम में शिफ्ट किए जा चुके हैं। सैफ अली खान सर्जरी के बाद तेजी से रिकवर भी हो रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सैफ ने अपने रूम में थोड़ी वॉक भी की। डॉक्टर्स ने सैफ को कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी है। कल जब सैफ पर हमले की खबर आई थी तो कहा गया कि इब्राहिम अपने पापा सैफ को अस्पताल लेकर गए थे। बड़ा वाले बेटे जो है सैफ के घर में ड्राइवर नहीं था, इसलिए ऑटो से इब्राहिम सैफ को अस्पताल लेकर गए थे। लेकिन आज इस मामले में भी नया ट्विस्ट आ गया। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर ने इस बारे में जानकारी दी। लीलावती अस्पताल के सीओओ डॉक्टर नीरज उत्तमानी उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने सैफ को सबसे पहले देखा था और उनका कहना है कि सैफ ऑटो से खुद आए थे और सैफ के साथ उनका बेटा तैमूर था, ना कि इब्राहिम। सुनिए डॉक्टर ने क्या कहा, फिर उस ऑटो वाले के बारे में बताऊंगा जिसने सैफ अली खान को अस्पताल तक पहुंचाया था। उसने नव भारत के कैमरे पर क्या बताया वो भी सुनने लायक। लेकिन पहले डॉक्टर को, सीओ को सुनिए। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। हमले में घायल सैफ अली खान अपने बेटे तैमूर का हाथ पकड़कर खुद बाहर आए थे, कहा गया। उनके साथ 3-4 लोग भी थे जो हाउस स्टाफ थे। सभी लोग ने ऑटो को रुकवाया और उसी में बैठकर सैफ और तैमूर अस्पताल पहुंचे। जिस ऑटो ड्राइवर ने सैफ को अस्पताल छोड़ा उसने कहा कि सैफ की गर्दन और पीठ से खून निकल रहा था। अस्पताल पहुंचने पर सैफ ने अपना परिचय दिया। ऑटो ड्राइवर ने और क्या क्या बताया इस रिपोर्ट में सुनिए। भजन सिंह जो है वो इसी तरीके से यही अपना वो ऑटो लेकर के बाहर निकले और रात। भजन जी ये बताइए, आप नाइट में गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी सर, मैं नाइट में गाड़ी चलाता हूँ। तो उस दिन भी आपने कहाँ से शुरुआत की? मैं ऐसे चाइना गेट से लेफ्ट राइट मार के ऐसे गली में जा रहा था। ऐसे ये रास्ता है। हाँ, ये यहीं पे सब, हाँ, ये हाँ, आ गया। ये इस गेट पे जैसे मैं वहाँ कॉर्नर पे गाड़ी रुकाया, हाँ। उधर से लेडी भाग के आ रही है तो इधर से भी आवाज आ रहा था। गाड़ी मेरा थोड़ा रनिंग में था, यानी स्पीड में था। मैं बता दूं कि ये जो घर है ये सैफ अली खान का घर है, तो ये गेट खुला हुआ था उस वक्त? गेट नहीं खुला था, गेट अंदर से आवाज आ रहा था। तो रिक्शा उधर से एक लेडी भी आ रही थी भागते हुए, तो उसको देख के फिर मैं रुकाया तो बोला गेट पे लगाओ। गेट पे वो रिक्शा में बैठी नहीं, तो फिर मैं यूटर्न मार के, वो ये कॉर्नर दिख रहा, इससे यूटर्न मार के फिर गाड़ी यहाँ गेट पे लगा दिया। मुझे बताइए ऑटो में कौन कौन बैठा है? हाँ, तो बस वो एक सैफ अली खान थे, उसके बाद में एक उनके बच्चा था और एक और कोई जानकार उनके। सैफ अली खान का किस जगह बैठे थे या ये अपना राइट साइड में जो कोना है, ये जो भाषा बैठे हैं, हाँ। इस साइड में बैठे हुए। अच्छा, बीच में कौन बैठा था? बीच में उनका सर लड़का है जी, तैमूर। हाँ, तैमूर होगा, नाम से मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन तस्वीर से आप पहचानते हैं? हाँ, पहचानता हूँ। और फिर उसके साथ में एक और कोई परिजन थे, वो एक लेफ्ट साइड में बैठे थे कॉर्नर में, बीच में बच्चा बैठा था। 3 जन थे कुल मिला के। सैफ अली खान के घर में 15 और 16 जनवरी की रात जो कुछ भी हुआ उसकी गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर चोर फायर शाफ्ट, पाइपलाइन और सीढ़ियों का अलग अलग एकदम सटीक तरीके से इस्तेमाल करता है और सीधे सैफ अली खान के बच्चों के बाथरूम में खिड़कियों के रास्ते पहुंच जाता है और इसकी भनक तक गार्ड्स को नहीं हुई, तो इसका मतलब तो यह है कि चोर पूरी बिल्डिंग का एक एक कोना बहुत अच्छे से जानता था। ऐसा नहीं होता तो बिना जानकारी के किसी की नजरों में आए बगैर सीधे सैफ के बच्चों के बाथरूम में पहुंचना बहुत मुश्किल लगता है। एक हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में जहां बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, वहां इतनी डिटेल रेकी कर पाना भी मुश्किल काम है। बिना किसी अंदर वाले की मदद के आरोपी ने यह सब कैसे किया होगा, यह थ्योरी भी आरोपी के घर के मेन गेट से अंदर आने को लेकर पूछा जा रहा है। सवाल यह है कि अगर चोर मेन गेट से अंदर आया तो अलग अलग जगह पर लगे सीसीटीवी को चकमा कैसे दे गया? दरवाजों के हाई सिक्योरिटी लॉक तोड़कर बिना किसी आवाज के सैफ के घर के अंदर कैसे घुसा? फिर तैमूर के कमरे को खोलकर बाथरूम तक पहुंचा और कमरे में सो रही 2 मेड्स को भी पता नहीं चला। लेकिन यह थ्योरी तब है जब वो दरवाजे से आया। जब कहा जा रहा है कि वो डक्ट से आया तो कहानी सवाल कुछ और हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर चोर इतना प्रोफेशनल था कि सोसाइटी के गार्ड्स को चकमा दे गया, 99% सीसीटीवी कैमरों को चकमा दे गया, सोसाइटी के हर फायर शाफ्ट, पाइपलाइन और सीढ़ियों को
जानता था तो आखिर चोर पतले से चाकू के साथ क्यों आया? जब उसने इतनी बड़ी प्लानिंग की तो उसने हल्के हथियार का इस्तेमाल क्यों किया? इन सारे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं, जो पुलिस की जांच खत्म होने के बाद ही मिल पाएंगे। पाठशाला में दिव्य और भव्य बनाने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी ने जो इंतजाम किए, उसकी पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही। महाकुंभ में पहुंचे साधु संत श्रद्धालु इंतजामों को देखकर गदगद है। अब तक देश दुनिया से पहुंचे 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसने सनातन के गौरव से जुड़ी हर बात का विरोध करने का ठाना हुआ है। और महाकुंभ के जरिए भारत की जिस सनातन शक्ति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, ये उस इकोसिस्टम को हजम नहीं हो रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महाकुंभ पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं के आंकड़े को फर्जी बताकर गिर गए। योगी सरकार पर अखिलेश के दावे का सच क्या है, इसके बारे में पाठशाला में बताऊंगा। लेकिन पहले महाकुंभ के वो अनोखे बाबा जिनको देखने के लिए भीड़ लग जा रही। सबसे पहले कबूतर बाबा से मिले। ये पिछले 9 सालों से अपने सिर पर कबूतर लेकर घूम रहे हैं। ये जहां जाते हैं इनका कबूतर साथ जाता है। बाबा की जटाएं कबूतर का घर बन चुकी हैं। बाबा कहते हैं कि वो इस कबूतर को अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं और अब तक 3 कुंभ में उसे स्नान भी करवा चुके हैं। कबूतर बाबा का असली नाम राजपुरी जी महाराज है और इन्होंने अपने कबूतर का नाम हरिपुरी रखा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हरिपुरी नाम का यह कबूतर भोजन के तौर पर सिर्फ काजू बादाम पिस्ता खाता है। महाकुंभ से कबूतर वाले बाबा पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। के साथ ये जो आपकी वीडियो है, फोटो है, बहुत वायरल हो रही है, किस तरीके से रिश्ता जुड़ गया? ये तो जीव सो शिव है, जीव की माया है, बस जीव सो ही शिव है, सेवा है, सब शिव ही है। जहाँ देखे वहाँ शिव की माया ही है, शिव के अलावा और कोई खेल नहीं है। तो दिनचर्या इसकी 24 कला यही है, साथ में रहना, साथ में खाना पीना, सब काम साथ में। एक बच्चे को कैसे रखते वैसे रखना पड़ता है इसको। कितने सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है? ये सिलसिला 9 साल 10वां साल चल रहा है। अच्छा। हाँ। जहाँ जाते हैं आपके साथ? जहाँ जाते पूरा भारत का भ्रमण कर लिया तो ही साथ में ही रहता है। 9 साल से जब कुंभ में जाते हैं तो भी ये साथ? हाँ, कुंभ में साथ में रहता है। 3 कुंभ हो गए इसके। इसने प्रयागराज दूसरा कुंभ है इसका। अर्ध कुंभ में भी था और अभी महाकुंभ में भी है ये। और वापिस हरिद्वार कुंभ में भी इसने स्नान किया, कुंभ में भी था। और कल स्नान पे गए तो भी स्नान किया इसने। अब आपको एक ऐसे बाबा से मिलवाता हूं जिन्हें देखकर आपको बहुत दर्द और चुभन महसूस होगी। इन्हें लोग कांटे वाले बाबा कहते हैं। कांटे पर ही रहकर ये बाबा हठयोग कर रहे हैं। कांटा ही इनका बिछौना है और वही चादर। इस कड़ाके की ठंड में संगम के किनारे कांटों की सेज पर लेटे इन साधु का नाम रमेश कुमार मांझी उर्फ कांटे वाले बाबा है। बाबा के शरीर पर नाम मात्र का कपड़ा है और हर तरफ कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी दिखता है कि बाबा बेफिक्र होकर कांटों पर लेटे हुए। उनका एक हाथ विशेष मुद्रा में उठा है और दूसरे हाथ से डमरू बजा रहे हैं। बाबा का कहना है कि वो 40 साल से ज्यादा समय से इसी तरह कांटे की शैया पर साधना कर रहे हैं। वो हठयोग से ये बताना चाहते हैं कि अगर मनुष्य ठान ले तो कांटे की शैया भी उसे मखमली बिस्तर का एहसास कराती है। सुनिए एक बार। इसको कैसे सहन कर लेना है? प्रभु की महिमा है। तो क्या कांटे आपको चुभ नहीं रहे? सब भगवान की महिमा है। उसको पूजा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ। गुरु ने ज्ञान दिया। गुरु अब एक और अनोखे बाबा से मिलिए जिन्होंने पूरे शरीर को रुद्राक्ष की मालाओं से ढका हुआ। ये देखिए, बाबा का दावा है कि इन्होंने अपने मुकुट और शरीर पर कुल 1.25 लाख रुद्राक्ष जो है वो धारण किए, जिनका वजन करीब 35 किलो है। मध्य प्रदेश के रहने वाले रुद्राक्ष बाबा का नाम विजय पुरी है, जिन्होंने बेहद कम उम्र में ही घर बार सब छोड़कर संन्यास ले लिया। एक सन्यासी की क्या दिनचर्या होती है, रुद्राक्ष वाले बाबा से सुनो। कठिनाई तो सबसे ज्यादा साधु में ही होते हैं, क्योंकि आप लोग सुबेरे 8-9 बजे उठते हैं। हम लोगों के सुबेरे 4 बजे, चाहे कोई भी हालत में 4 बजे उठना ही पड़ता है। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, 4 बजे उठना जो हमारे प्रकृति है, नियम है। वो 4 बजे उठते हैं, नहाना धोना और फिर आरती पूजा जो हमारे फिर और नित्य क्रिया होता है वो नित्य क्रिया करते हैं। नित्य क्रिया करने के बाद में फिर समाज को भी देखते हैं। समाज को देखने के बाद में फिर गाय सेवा करते हैं। गाय सेवा के बाद में भी और भी कोई खेती के भी काम संभालते हैं।
वायरल बाबाओं के बीच महाकुंभ अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। महाकुंभ में इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं। रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जहां तक नजर जाती है साधु संत और भक्त दिखाई पड़ते हैं। संगम में स्नान करने का कोई समय नहीं। दिन रात यहां लोग पहुंच रहे हैं और संगम में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो महाकुंभ में 6 दिनों में 7 करोड़ भक्तों का आंकड़ा पार कर चुका है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर सबसे बड़ा अमृत स्नान है। योगी सरकार के अनुमान के मुताबिक 8 से 10 करोड़ भक्त यहां पहुंच सकते हैं। वहीं त्रिवेणी के संगम पर 10 लाख से ज्यादा लोग कल्पवास कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को यह नंबर नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें महाकुंभ के बहाने सिर्फ सरकार पर सवाल उठाने। पहले अखिलेश यादव ने महाकुंभ के इंतजामों पर सवाल उठाए। अब वहां उनका हिसाब किताब नहीं बना तो अब वो महाकुंभ में पहुंचने वाले भक्तों के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि महाकुंभ को लेकर सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है। सुनिए एक बार। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है। हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। पता नहीं अखिलेश यादव ने कौन सा चश्मा पहन रखा है जिससे उन्हें भगवा रंग ही शायद दिखना बंद हो। ना उन्हें महाकुंभ में उमड़ी भीड़ दिख रही है, ना महाकुंभ में सरकारी इंतजाम दिख रहे हैं। सोचिए जहां करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं वहां की व्यवस्था बिना इंतजाम के कैसे चल रही होगी। अब अखिलेश यादव के इस बयान ने बीजेपी को मौका दिया। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि अखिलेश इसलिए दुखी है क्योंकि पीडीए के लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई। सुनिए रवि किशन ने क्या कहा। उस पर भी आंकड़ाबाजी कर रहे हैं। चुनाव में लड़ना है, हिंदू जगह है, हिंदू को जगह रहने दो। हर जात का धर्म का लोग आ रहा है, हर बिरादर इसमें स्नान कर रहा है। न कोई सारा पीडीए डूब गया है इनका, अब सारा ध्वस्त हो गया तो तब थोड़ा तो बिलबिलाएंगे सब। हालांकि महाकुंभ पर पॉलिटिक्स के बीच एक आईआईटी वाले बाबा खूब वायरल हो रहे हैं। आईआईटी बाबा के नाम से अभय सिंह पॉपुलर हुए तो सभी लोगों को उनकी लाइफ में महाकुंभ में बेटे को खोजते खोजते अभय सिंह के माता पिता जूना अखाड़े के 16 मड़ी आश्रम पहुंच गए, जिसके बाद आईआईटी बाबा महाकुंभ के मेले में हर किसी की नजर से फिलहाल ओझल हो गए। इस बीच अभय सिंह की कॉलेज के दिनों की फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, कहीं पेंटिंग बना रहे हैं, कहीं हॉस्टल में पास्ता बना रहे हैं। उनके कॉलेज के मुंबई जैसे संस्थान में पढ़ने के बाद लाखों रुपए की नौकरी करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि 34 साल का एक शख्स बाबा बन गया। क्योंकि आमतौर पर हमारे समाज में बाबा या साधु बनने की जो व्यवस्था है उसे 60 साल की उम्र के बाद माना जाता है। लेकिन अभय सिंह के साथ क्या हुआ, ये सबके मन में सवाल है। अभय सिंह का आईआईटी मुंबई से साधु बनने तक का सफर भी अनोखा है। अभय सिंह मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। उनके पिता झज्जर कोर्ट में वकालत करते हैं। सामान्य परिवार से आने वाले अभय सिंह ने 2008 में 731 रैंक के साथ आईआईटी क्रैक किया, जिसके बाद उन्होंने आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री ली। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे से ही अभय सिंह ने विजुअल कम्युनिकेशन में कोर्स किया। आईआईटी की इंटर्नशिप के दौरान 2 महीने तक उन्होंने उत्तराखंड में फोटोग्राफी की। इस दौरान फैशन फिल्मों और कई एड फिल्मों में भी उन्होंने डायरेक्ट किया। 2019 में वो कनाडा चले गए, जहां लाखों के पैकेज पर काम किया। 2021 में वो वापस इंडिया आ गए और 9 महीने तक सदगुरु के आश्रम में रहे। अभय सिंह बाबा सोमेश्वर पुरी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। बाबा सोमेश्वर पुरी ने ही उन्हें अघोड़ियों, जूना अखाड़े के महात्माओं और कई साधु संतों से मिलवाया। अभय सिंह के गुरु आने वाले सालों में उन्हें देश के सबसे बड़े संत के तौर पर देखा। तो ये हैं अभय सिंह की वो तस्वीरें जिसमें वो कॉलेज में जो एक यूथ होता है उसकी तरह दिखते हैं, और आज जो वो साधु संत बने हुए हैं उसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद सैफ अली खान पर बड़ी खबर। हमले के सैफ अली खान से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पुलिस ने सैफ और करीना का बयान दर्ज किया है। सैफ ने अस्पताल में ही अपना बयान दर्ज कराया है। पुलिस ने करीना से घर जाकर बयान लिया। घटना वाली रात के बारे में पुलिस को बताया गया है। सैफ और करीना ने पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है, और ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि सैफ अली खान के साथ क्या हुआ ये खुद सैफ अली खान से पहली बार पुलिस को पता चला है। क्योंकि सैफ अली खान अब आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट हो गए थे, तो पुलिस वहां गई, उनसे बयान लिया, और सैफ अली खान के साथ साथ करीना कपूर से भी बयान लिया गया है। उनका पक्ष भी जाना गया है कि उनके मुताबिक क्या हुआ। फिलहाल एक छोटा सा